बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम स्टूडेंट। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है हमारा कैथोड रेज ऑसिलोस्कोप। वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग है और हमारा इस चैप्टर का ये आखिरी लॉन्ग है। तो इससे पहले हम टार्क ऑन करंट कैरिंग कॉइल भी डिस्कस कर चुके हैं। E/M ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं। फोर्स ऑन करंट कैरिंग कॉइल जो है उसको, जो वेरी फर्स्ट टॉपिक था उसको भी हमने डिस्कस कर लिया। तो आज हमारा आखिरी लॉन्ग है जो कि है हमारा कैथोड रेज ऑसिलोस्कोप CRO। ये टॉपिक आपने ज़रूर जो है वो मैट्रिक में पढ़ा होगा। तो मैट्रिक में इस टॉपिक में आपने जस्ट इसका ओवरव्यू देखा होगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम इसको डीपली जो है एक्सप्लेन करेंगे। इसकी जो आउटलाइन है वो सबसे पहले इसका प्रिंसिपल होगा कि ये किस प्रिंसिपल के तहत जो है वो काम करता है। उसके बाद उसकी कंस्ट्रक्शन की आप हेडिंग देंगे। कंस्ट्रक्शन में जो जो आपने काम करने हैं, सबसे पहले आपने फिगर बनानी है। फिर आपने इलेक्ट्रॉन गन के बारे में बताना है कि ये इलेक्ट्रॉन गन क्या होती है, और उसके साथ एक्सेलरेटेड एनोड के बारे में बताना है कि ये एक्सेलरेटेड एनोड का काम क्या होता है। और डिफ्लेक्शन प्लेट्स यहाँ पे आपको नज़र आ रही होंगी, ये आपके पास X और Y प्लेट्स हैं, इनके बारे में आप बताएंगे। और उसके बाद नेक्स्ट जो आपने हेडिंग देनी है वो स्क्रीन के बारे में। स्क्रीन जो कि हमारा ये पार्ट है, इसके बारे में आप बताएंगे कि ये स्क्रीन क्या होती है और ये किस मटेरियल के साथ बनी हुई होती है। उसके बाद उसकी वर्किंग, ये जो सारी कंस्ट्रक्शन में आप बातें करेंगे उसी को आपने दोबारा जो है रीअरेंज करके वर्ड्स को जो है आपने उसको दोबारा वर्किंग में जो है एक्सप्लेन करना है, उसकी बताना है सारा। उसके बाद एंड पे जो है वो हेडिंग है इसके यूजेस इसके जो है वो एज ए शार्ट क्वेश्चन के तौर पे भी आ जाते हैं कि कोई से 2 या 3 जो है वो CRO के जो है वो यूजेस बता दें। कैथोड रेज ऑसिलोस्कोप वेरी वर्सटाइल डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। इसके ज़रिए आप बेटा वोल्टेज भी मेजर कर सकते हैं। हमारे हॉस्पिटल में भी हार्ट बीट को नोट करने के लिए CRO का इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह बाकी इंडस्ट्रीज़ में भी इसका काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल है। तो ये CRO जैसे कि आपको अभी मैंने बताया है कि ये वोल्टेज को मेजर करने के लिए, और ये वेरी शार्पली वोल्टेज को मेजर करने के लिए जो है इसको इस्तेमाल किया जाता है। मतलब ऐसी वोल्टेज जो टाइम के ऊपर बेस कर रही हो, कि जैसे जैसे टाइम गुजरता है और वोल्टेज वेरी करती है तो उसको मेजर करने के लिए इस कैथोड रेज ऑसिलोस्कोप का जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा बाकी और भी काफ़ी सारे इसके यूजेस हैं। प्रेशर को मेजर करने के लिए, किसी मटेरियल के ऊपर प्रेशर को मेजर करने के लिए कि वो मटेरियल कितना जो है वो प्रेशर को जो है वो बर्दाश्त कर सकता है, उसको मेजर करने के लिए भी जो है वो हम CRO का इस्तेमाल करते हैं जी। तो चलते हैं हम सबसे पहले हमारी जो हेडिंग है प्रिंसिपल ये है कि जब एक चार्ज पार्टिकल मूव करता है एक इलेक्ट्रिक फील्ड में तो उसके ऊपर जो है वो फोर्स एक्ट करती है, वो डिफ्लेक्ट होता है। तो ये सारा इसका जो है बेसिकली इसमें जो यहाँ पे लिखा होगा आपको नज़र आ रहा होगा, ये डिफ्लेक्शन प्लेट्स, इनका बहुत ज़्यादा कमाल है। अगर ये डिफ्लेक्शन प्लेट्स ना हो तो CRO का फिर कोई फ़ायदा नहीं है। इन डिफ्लेक्शन प्लेट्स के ही ज़रिए जो आपको पैटर्न नज़र आता है स्क्रीन के ऊपर, ये इन्हीं का कमाल है, इसी का वर्किंग है। अगर ये डिफ्लेक्शन प्लेट्स ना हो तो हमारा जो है वो CRO किसी काम का नहीं है। तो वो जो चार्ज पार्टिकल होते हैं वो डिफ्लेक्ट होते हैं, और बेसिकली वो जो डिफ्लेक्ट करने वाली प्लेट्स हैं वो कौन सी हैं हमारे पास, X एंड Y, जो चार्ज को X एक्सिस के भी ऊपर डिफ्लेक्ट करती हैं और Y एक्सिस के ऊपर भी डिफ्लेक्ट करती हैं। अच्छा, अब अगर आप कंस्ट्रक्शन के ऊपर आ जाएं तो कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले आपको नज़र आ रहा है ये फिगर है हमारी। तो फिगर में ये आपको एक फिगर नज़र आ रही होगी, बुक पे भी फिगर बनी हुई होगी। अगर आपको यहाँ पे ये क्लियर नहीं नज़र आती तो आप उसको बुक पे भी देख सकते हैं, बिल्कुल जो है उसी हिसाब से मैंने फिगर भी बनाई हुई है। अब फिगर में आपको यहाँ पे सबसे पहले ये नज़र आ रहा है F लिखा हुआ है। इस F का मतलब है कि ये फिलामेंट है। यहाँ पे एक फिलामेंट है आपके पास। उस फिलामेंट को जब आप हीट अप करेंगे, उसको आप जब वोल्टेज देंगे तो उसके साथ आगे आपको ये ब्लैक से जो है वो एक जो है डब्बा नज़र आ रहा है, ये बेसिकली कैथोड है। यहाँ पे C लिखा हुआ है तो C फॉर जो है वो यहाँ पे कैथोड है। फिलामेंट जो है जब हीटअप होता है तो वो कैथोड के ऊपर क्या चार्जेस होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो वहाँ से कैथोड को वो हीटअप करता है। जब कैथोड हीटअप होता है तो उससे इलेक्ट्रॉन इमिट होना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे दोबारा आपको एक ब्लू जो है वो डब्बा नज़र आ रहा होगा। तो ये आपके पास जो है इसको, ये आपको नज़र आ रहा होगा इस तरह से। ये जो G है ये है ग्रिड का काम क्या है, G जो है वो यहाँ पे ग्रिड है। ग्रिड बेसिकली इसके ऊपर हम जो है वो नेगेटिव चार्ज देते हैं, ग्रिड के ऊपर भी। अब नेगेटिव अगर चार्ज है तो ग्रिड बेसिकली यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो कैथोड से इमिट हो रहे होते हैं उनके फ्लो को रोकता है। तो
जो हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन होते हैं, अब हमारे पास ये होता है कि हमने इलेक्ट्रॉन को जो है वो मूव करवाना होता है यहाँ से, तो ऐसा ना हो कि इलेक्ट्रॉन यहाँ के थोड़े से इमिट होकर वो स्कैटर्ड हो जाएं, तो वो ग्रिड जो है वो इलेक्ट्रॉन को स्कैटर्ड नहीं होने देता, क्योंकि कैथोड से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके ऊपर भी क्या चार्ज होता है, नेगेटिव, और ग्रिड के ऊपर भी क्या चार्ज होता है, नेगेटिव। इस ग्रिड को हमने खुद नेगेटिव बनाए हुए होते हैं। तो वो क्या करता है, इस कैथोड से निकलने वाले जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके फ्लो को, उनके एमिशन को जो है वो रोकता है, उनको स्कैटर्ड नहीं होने देता है, और उनको एक ख़ास किस्म की डायरेक्शन देता है। यहाँ पे आपको एक छोटा सा होल नज़र आ रहा होगा, इस होल से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। अब आगे जो है ये आपके पास एनोड है, ये एनोड A1 है, ये A1 है, और ये एनोड A2 है, और ये एनोड जो है वो A3 है। ये A1 एनोड, अब आपको ये भी क्लियर है कि एनोड के ऊपर जो चार्ज होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव। यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज होगा और यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज होगा। अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेंगे तो ये जो एनोड होगा A1, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। अब इलेक्ट्रॉन यहाँ से जो है ग्रिड से निकल के सीधा एनोड की तरफ जाएगा, लेकिन होगा ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रुकेगा नहीं, आगे एक A2 एनोड लगा हुआ है। इस A2 का जो पोटेंशियल है, इस A2 का जो पोटेंशियल है वो A1 से क्या है, ज़्यादा है, तो वो इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे रुकने नहीं देगा इस A1 के ऊपर, वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ एक्सेलरेट करवा लेगा, अपनी तरफ खींचेगा। आगे A3 लगाओ, जब इलेक्ट्रॉन A2 पे पहुँचेंगे तो A3 जो है उसका पोटेंशियल A2 से ज़्यादा है, A3 जो है वो ग्रेटर देन है किससे, A2 से, उसका पोटेंशियल A2 से ज़्यादा है, वो इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे रुकने नहीं देगा और वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा। इस तरह ये इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट होता हुआ X और Y की प्लेट के ऊपर पहुँच जाएगा। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो दोबारा अगर आप इसकी कंस्ट्रक्शन में गौर करें, फिगर आपने बनानी थी, उसके बाद आपने इलेक्ट्रॉन गन के बारे में बताना था, एक्सेलरेटेड एनोड के बारे में। याद रखें, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस एनोड तक A3 तक जो है वो सारी की सारी क्या है, इलेक्ट्रॉन गन है। इसी के अंदर एक्सेलरेटेड एनोड भी आ जाते हैं, और डिफ्लेक्शन प्लेट जो है वो इलेक्ट्रॉन गन से जो है वो बाहर है। तो यहाँ से फिलामेंट से लेकर और यहाँ A3 तक ये सारी की सारी क्या है, इलेक्ट्रॉन गन है। इसी के अंदर एक्सेलरेटेड एनोड लगे हुए हैं। एक्सेलरेटेड एनोड का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन को वो एक्सेलरेट करवाते रहते हैं और उसको इलेक्ट्रॉन को रुकने नहीं देते। जैसे ही यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे A1 अपनी तरफ खींचेगा, अब आगे A2 है, A2 का पोटेंशियल A1 से ज़्यादा है, वो अपनी तरफ खींच लेगा। आगे A3 है, वो A3 जो है उसको इलेक्ट्रॉन को A2 पे रुकने नहीं देगा, वो अपनी तरफ खींचेगा। आगे X और Y प्लेट्स हैं। ये जो X और Y प्लेट्स हैं, इनमें जो X प्लेट है इसको हम टाइम बेस प्लेट भी कह सकते हैं, या इसको आप जो वोल्टेज देते हैं वो आपके पास टाइम बेस वोल्टेज भी होगी, टाइम बेस वोल्टेज। सबसे पहले हम बेहतर है कि हम स्क्रीन को पहले डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद X और Y प्लेट के बारे में ये कुछ एक डबल सा बनाया हुआ है, एक टेबल बनाया हुआ है, उसको हम बाद में जो है डिस्कस करते हैं। तो स्क्रीन जो है, स्क्रीन को पहले देखते हैं। स्क्रीन जो है वो एक हमारे पास एक फ्लोरिसेंट मटेरियल के साथ बनी हुई होती है, वो कोई भी आपके पास फ्लोरिसेंट मटेरियल होता है उसके साथ बनी हुई होती है। तो वहाँ पे जो है वेव आपको स्क्रीन के ऊपर जो है वो इस तरह से ऑसिलेट करते हुए जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है इस वेव की फॉर्म में आपको नज़र आते हैं, और वहाँ से उसको आप उसका वोल्टेज भी मेजर कर सकते हैं, उसका टाइम जो है उसका जिसके ऊपर वो बेस कर रहे होते हैं उसको भी आप मेजर कर सकते हैं जी। अब आ जाएँ इस X और Y प्लेट के ऊपर। तो X प्लेट को जो है वो टाइम बेस जो वोल्टेज देते हैं वो क्या होती है, टाइम बेस वोल्टेज होती है। ये सारी की बातें आपकी बुक पे एक्सप्लेनेशन में सारा लिखा हुआ है, अगर आप उसको आप रीड करेंगे, इसको सामने रखें, तो आपको ये सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। एक आपके पास X प्लेट है और एक क्या है, Y प्लेट है, और यहाँ पे लिखा हुआ है वेव फॉर्म, जो है टेबल बना हुआ है X प्लेट, Y प्लेट, और आगे क्या लिखा हुआ है, वेव फॉर्म। अगर आप X प्लेट के ऊपर कोई वोल्टेज ना दें, उसको भी अगर आप ऑफ कर दें, और Y प्लेट के ऊपर भी आप कोई वोल्टेज ना दें, तो आपके पास कोई वेव फॉर्म नज़र नहीं आएगी, नो वेव फॉर्म। लेकिन अगर आप X प्लेट को ऑन करें और Y प्लेट, याद रखें इन दोनों प्लेट्स का हमारे पास जो है इसके कह लें कि जो एक CRO मशीन है, इसको आप ज़रा नेट पे रिसर्च भी कर लीजिएगा गूगल पे, तो उसकी पिक्चर आपको मिल जाएगी। मैं मज़ीद एनिमेटेड वीडियो जो है वो ग्रुप में जो है वो जो है भेज दूँगा, उसको आप ज़रा देख लीजिएगा। तो इसको हम X और Y को जो है बेसिकली प्लेट्स को हम बाहर से कंट्रोल कर रहे होते हैं, एक नाब के ज़रिए हम इसको रोटेट कर रहे होते हैं, तो वहीं से हम उसको कंट्रोल कर रहे होते हैं। अगर आप X प्लेट को भी ऑन कर दें और Y प्लेट को ऑफ रखें फ़िलहाल, तो आपके पास जो स्क्रीन के ऊपर जो आपको वेव फॉर्म मिलेगी वो इस तरह से आपको मिलेगी, और इसके नाम लिखा हुआ है सा टूथ। सा टूथ का मतलब होता है कि आरी के दांत की तरह। तो अगर आप X प्लेट को ऑन कर दें और Y प्लेट को ऑफ करें, तो आपको सा टूथ जो है वो स्क्रीन के ऊपर जो है वो वेव फॉर्म मिलेगी। और सा टूथ का मतलब क्या है, दारी के जो आरी के जो दांत हैं उसकी तरह, जिस तरह ये इस तरह के शार्प आपको नज़र आ रहा होगा, ये इस तरह से बिल्कुल जो है
जो है यहाँ से वोल्टेज इंक्रीज़ हुई और अचानक ही जो है वो डिक्रीज़ हो गई, फिर यहाँ से इंक्रीज़ और फिर फ़ौरन डिक्रीज़, यहाँ से इस तरह से जो है वो शॉर्ट टूथ का जो है वो पैटर्न मिलता है। फिर अगर आप एक्स प्लेट को ऑफ रखें और वाई प्लेट को ऑन करें तो आपको जो वेव मिलेगी स्क्रीन के ऊपर वो साइनोसाइडल मिलेगी, और साइनोसाइडल का जो पैटर्न होता है इस तरह से आपको नज़र आ रहा होगा, इस तरह से जो है वो वेव इस तरह से जो है वो ट्रैवल करती हुई नज़र आएगी आपको स्क्रीन के ऊपर। अब अगर आप एक्स को भी ऑन कर दें और वाई को भी ऑन कर दें, याद रखें अब अगर आपको एक्स प्लेट मिली, जब आपने एक्स को ऑन किया दो तरह से आपको वेव मिलेगी, पहले दोनों ऑफ तो कोई वेव फॉर्म नहीं मिलेगी, अगर आप एक्स को ऑन कर दें और वाई को ऑफ कर दें तो आपको शॉर्ट टूथ वोल्टेज मिलेगी, लेकिन ये आपको स्क्रीन के ऊपर मूव करते हुए नजर आएगी, मूव करते हुए। अब अगर आप एक्स को ऑफ रखें और वाई को ऑन कर दें तो आपको साइनोसाइडल, तो ये भी मूव करते हुए स्क्रीन के ऊपर आप नजर आएगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये जो साइनोसाइडल वेव है ये स्क्रीन के ऊपर रुक जाए, स्टेशनरी हो जाए, तो बुक के बिल्कुल इसी टॉपिक के लास्ट पैराग्राफ में ये बात लिखी हुई है। तो आपको एक्स प्लेट को भी ऑन करना पड़ेगा और वाई प्लेट को भी क्या करना पड़ेगा, ऑन करना पड़ेगा। तो वेव फॉर्म जो बनेगी वो क्या बनेगी, स्टेशनरी वेव बनेगी। वो कैसे बनेगी कि आपके पास साइनोसाइडल का एक पैटर्न ये मिलेगा और एक आपको ये डॉटेड में नज़र आ रहा होगा, तो इस तरह से जो है वो स्क्रीन के ऊपर आपको पैटर्न मिलेगा और वो वेव क्या हो जाएगी, स्टेशनरी, आपको रुकी हुई वेव नज़र आएगी। तो ये सारा का जो है इसकी वर्किंग है, इसकी सारी बातें जो है वो एक्सप्लेनेशन में लिखी हुई हैं, आप उसको ज़रा रीड कर लीजिएगा। कोई पॉइंट अगर समझ में ना आए तो वो दोबारा भी डिस्कस कर लीजिएगा। आखिर पे आपने ये हेडिंग देनी है यूजेस की। यूजेस में आपने ये सारा बता देना है जो कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि हॉस्पिटल में भी यूज़ होता है, इंडस्ट्री में भी यूज़ होता है। इसके अलावा जो है हम इसको अपनी फिज़िक्स की लैब में भी यूज़ करते हैं मुख्तलिफ जो है पर्पज़ के लिए, तो वो भी बुक पे लिखी हुई है, ज़रा उसको रीड कर लीजिएगा। अगर कोई बात आपको बेटा समझ में ना आए तो आप जो है ग्रुप में डिस्कस कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।